ग्लैम्सेस ऑफ इंडिया। आज के इस लेसन में हम लोग 3 स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक, लुसियो रोड्रिग्स इसके राइटर हैं। एंड सेकंड स्टोरी कूर्ग, जिसके राइटर लोकेश एब्रोल हैं। और थर्ड स्टोरी है टी फ्रॉम आसाम, अरूप कुमार दत्ता। ये 3 स्टोरी है। तीनों स्टोरी का आज के इस लेसन में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। एक ही वीडियो में ये तीनों स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, ये है फर्स्ट स्टोरी, अ बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक, बेकर मीन्स यहाँ पर पावरोटी बनाने वाले लोगों की बात हो रही है, जो ब्रेड बनाते हैं उनकी बात हो रही है। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट बोले तो चित्रण ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज। गोवा विलेज के कुछ ट्रेडिशनल जो बेकर हैं उनकी स्टोरी है ये। who still has an important place in his society, जिनका आज भी इनके सोसाइटी में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है। कि राइटर साहब कह रहे हैं कि our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। अक्सर करके हमारे एल्डर्स, जो बड़े लोग होते हैं, यानी हमारे बुजुर्ग कह सकते हैं, बड़े लोग, अक्सर करके उनको हम लोग ऐसा सुनते हैं कि उनको रेमनिसिंग बोले तो याद करना कह सकते हैं। तो कुछ याद करते हुए, नॉन बोले तो अतीत की कुछ ऐसी चीज़ें याद करना जिससे याद करके काफ़ी सुखद महसूस हो। तो अबाउट कौन सी वो चीज़ें हैं? अबाउट गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, यानी उस समय को याद करते हैं जिस समय गोवा में पोर्चुगीज लोग रहा करते थे, पुर्तगाली लोग। ठीक ना, उस समय क्या था कि पुर्तगाली लोगों का वहाँ पर राज्य चलता था। वो ज़माने को याद करके अक्सर करके हमारे लोग काफ़ी सुखद महसूस करते थे। हमारे एल्डर्स लोगों की बात हो रही है। द पोर्चुगीज एंड दियर फेमस, क्या क्या याद करते थे? द पोर्चुगीज को एंड दियर फेमस लोप्स ऑफ ब्रेड, यानी वही जो ब्रेड बेचा करते थे, बनाते थे वो लोग, उसी की बात हो रही है। दोज ईटर्स ऑफ लोप्स, उस जमाने के जो ईटर्स ऑफ लोप्स, जो लोप्स खाने वाले लोग थे, माइट हैव वैनिश्ड, शायद इस समय वो वैनिश हो गए हैं, गायब हो गए हैं, यानी इस समय तो शायद नहीं होंगे। बट लेकिन द मेकर्स, यानी वहाँ पर ब्रेड बनाने वाले, आर स्टिल देयर, आज भी वहाँ पर हैं। वी स्टिल हैव अमॉन्ग्स्ट अस द मिक्सर्स, आज भी हम लोगों के बीच में गोवा में मिक्सर मतलब मिक्स करने वाले, द मोल्डर्स, शेप, मोल्ड मतलब मोल्ड करना, शेप देना, तो मोल्डर्स भी हैं। एंड दोज हु बेक, और ऐसे भी लोग हैं जो बेक मीन्स सेकना होता है, बेक द लोप्स, जो लोग लोप्स को सेकते हैं। आज भी गोवा में ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब ये सब सारे कार्य वहाँ पर आज भी हो रहा है। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस बोले तो समय की कसौटी पर परखी हुई भट्टी, यानी भरोसेमंद कह सकते हैं। स्टिल एग्जिस्ट, आज भी वहाँ पर है। द फायर इन द फर्नेस, और उन फर्नेस में भट्टी होता है, हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश, आज भी उन भट्टियों की आग बुझे नहीं है। मतलब कि वो आग बुझने की बात नहीं, वहाँ धंधा की बात हो रही कि वो जो प्रोफेशन है आज भी वहाँ पर अच्छे से चल रहा है। द थर्ड एंड जिंगल, थर्ड मतलब धक धक की आवाज़ होता है, जिंगल बोले तो झंग की आवाज़ होता है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, ठीक, थर्ड मीन्स धक धक की आवाज़ होता है, जिंगल मतलब झंग की आवाज़ होता है, झंझनाहट की आवाज़, ठीक ना। तो ये जो ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, जो बेकर लोग आते थे तो लोग हाथ में एक बम्बू लिए रहा करते थे, लाठी कह सकते हैं, बांस। तो जैसे ही वो लोग हमारे गली में आते थे तो उनकी जो आवाज़ आती थी उनके बांस से,
इसका मतलब है हेराल्डिंग, हेराल्डिंग हिज अराइवल, ये उनके आने का एक कह सकते हैं अनाउंसमेंट है। अगर ऐसा आवाज़ सुनाई देता तो समझ लीजिए कि हमारे गली में बेकर्स आ गए हैं। इन द मॉर्निंग, ऐसा कब सुनाई देता था? सुबह सुबह। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी आप कुछ स्थानों पर ये आवाज़ें सुन सकते हैं। मे भी, हो सकता है कि द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है कि आज के समय में उनके फादर यानी उस समय जो बेचा करते थे वो न हो, बट दिस सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उनके बच्चे यानी उनके बेटे आज भी परिवार का जो धंधा है चला रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टूडे नोन एज पेडर इन गोवा, उन्हीं बेकर को आज गोवा में पेडर के नाम से जाना जाता है। यानी पहले बेकर कहते थे लेकिन आज उनको पेडर के रूप में लोग जानते हैं, पेडर के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे बचपन में द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, बेकर हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन हुआ करते थे, साथी, एंड गाइड, और हमें गाइड भी करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, लगभग कम से कम दिन में 2 बार आते थे हमारे गली में। वंस, एक बार, व्हेन ही सेट आउट, एक बार जब निकलते थे, इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जब निकलते थे, ऑन हिज सेलिंग राउंड, बेचने के दौरान, यानी बेचते समय जब निकलते थे ढेर सारे पाव रोटी लेकर के तब। एंड देन, और दोबारा दिखाई देते थे, देन अगेन व्हेन ही रिटर्न, और बेच करके जब वो रिटर्न होते थे, आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और अपनी खाली बास्केट, बड़ी सी बास्केट लिए हुए खाली करके जब लौटते थे तब दिखाई देते थे। द जिंगलिंग ऑफ थर्ड ऑफ हिज बम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप, जैसे वो लोग आते थे उनके बांस का जो आवाज आती थी ना, जिंगलिंग का, ये आवाज कहाँ से आती थी? उनके बम्बू से आती थी। तो उनकी आवाज़ सुन कर के हम लोग अपने नींद से जाग जाते थे, एंड जैसे ही जागते थे, एंड वी रैन टू मीट, और दौड़ करके उनसे मिलने जाते थे, एंड ग्रीट हिम, और जाकर के उनको ग्रीट करते थे, गुड मॉर्निंग बोलते थे। व्हाई वाज इट सो, ऐसा क्यों? मतलब कि क्यों हम लोग नींद से जग करके तुरंत उनके पास जाते थे, गुड मॉर्निंग बोलते थे? इसका क्या कारण था? क्या यह कारण था कि वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोब्स, क्या हम लोग को वो जो लोब बेचते थे क्या वो बहुत पसंद था क्या? नॉट एट ऑल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। द लोब्स, जो लोब्स हुआ करता था ना, वर बॉट बाय सम पास्किन, ये पास्किन के द्वारा खरीदा जाया करता था, और बेस्टिन के द्वारा खरीदा जाया करता था। ये लोग कौन है? पास्किन एंड बेस्टिन कौन है? द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउसेस, सॉरी, मेड सर्वेंट ऑफ हाउस, घर की नौकरानियाँ लोग ये सब खरीदती थी। व्हाट वी लॉन्ग फॉर, हम लोग किस लिए जाया करते थे? वर दोज ब्रेड बैंगल्स, हम लोग ब्रेड बैंगल्स के लिए जाते थे। ठीक, ये देखिए पिक्चर में, इसको ब्रेड बैंगल्स बोलते थे। विच वी चूज केयरफुली, इस ब्रेड बैंगल्स को बड़े ही केयरफुली हम लोग चूज करते हैं। समटाइम्स इट वॉज स्वीट, समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी तो ये काफ़ी स्वीट ब्रेड हुआ करता था, ब्रेड यानी काफ़ी मीठा वाला कह सकते हैं। दी बेकर मेक हिज म्यूजिकल एंट्री, जैसे उनकी एंट्री होती थी हमारे गली में ना, तो म्यूजिकल एंट्री होता था, कुछ संगीत बजता था। जिस तरीके से आज हमारे गांव के आसपास में जो कुछ बेचने वाले होते हैं, फेरी वाले आते हैं ना, एक बाजा लगाए रहते हैं अपने हॉर्न गाड़ी साइकिल में, तो उस तरीके से इनका भी म्यूजिकल एंट्री होता था, लेकिन वो वाले संगीत जिस तरीके से आज बजता है वो उस तरीके से नहीं बजता था। ऑन द सीन, ऑन द सीन विद झंग झंग, वो लोगों का म्यूजिकल एंट्री होता था झंग झंग की साउंड से, साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ, यानी बांस की लाठी में, बम्बू स्टाफ बोले तो बांस की लाठी में
साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ, यानी बांस की लाठी में कुछ ऐसी चीजें बांधे रहते थे जिससे झंग झंग की आवाज आती थी, झंग झंग की आवाज आती थी। तो इसी को कहा जा रहा है कि म्यूजिकल एंट्री होती है, जब भी वो लोग आते थे तो ये झंग झंग की आवाज को म्यूजिकल एंट्री बोला गया है। वन हैंड सपोर्टेड ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड। वो लोग बेकर क्या करते थे कि एक हाथ से अपने सिर पर वही टोकरी जो बड़ी सी होती थी उसको पकड़े रहते थे और दूसरे हाथ से हाथ में एक बम्बू लिए रहा करते थे, बांस लाठी, और उसी को ग्राउंड पर पटकते हुए आवाज करते हुए झंझंग की चलते थे। जैसे ही वो हमारे गली में आते थे तो ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, घर की जो लेडी होती थी या घर की जो भी बड़ी सदस्य होती थी उनको ग्रीट करते थे, उनको भी गुड मॉर्निंग वो लोग बोलते थे। विद गुड मॉर्निंग क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। एंड देन, और उसके बाद प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और उसी बम्बू पर अपने बास्केट को रख देते थे। वी वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम बच्चों को, तो हम लोग बच्चे थे तो उस समय हम लोगों को थोड़ा अलग कर दिया जाता था, एक साइड कर दिया जाता था। विद अ मिल्ड रिब्यूक, थोड़ा हल्की फुल्की डांट के साथ। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ मिल्ड रिब्यूक, हल्का फुल्का डांट करके हम लोगों को एक साइड कर दिया जाता था। एंड द लोब्स, और जैसे हम लोगों को अलग कर दिया जाता था एक साइड, तो जो लोब्स हुआ करता था वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो नौकर होते थे उस लोब्स को ले लेते थे, उनको डिलीवर कर दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग भी मानने वाले थोड़ी थे, हम लोग मानते नहीं। वी वुड क्लाइम बेंच, बेंच होता था उस पर चढ़ जाते थे, और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट, पैरापेट यानी किसी प्रकार का छोटी मोटी दीवार, मुंगेर जिसे कहते हैं, उस पर चढ़ जाते थे और किसी न किसी समहाउ, किसी न किसी तरीके से उनके बास्केट में जरूर झांकते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल, आज भी मैं याद कर सकता हूँ द टाइपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोब्स, उस समय जो लोब्स का जो खुशबू हुआ करता था ना, आज भी मुझे अच्छी तरीके से याद है। लोब्स फॉर द एल्डर्स, जो लोब्स हुआ करता था एल्डर्स के लिए हुआ करता था। एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन, और हम बच्चों के लिए क्या हुआ करता था, बैंगल्स हुआ करता था। देन वी डिड नॉट इवन, जैसे हम लोगों को बैंगल्स मिलता था तो वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ, हम लोग इतना भी केयर नहीं करते थे कि दांत ब्रश किए हैं कि नहीं। आर वॉश अवर माउथ, इतना भी केयर नहीं करते हैं कि मुंह धुले हैं कि नहीं धुले हैं प्रॉपरली, ठीक। एंड व्हाई शुड बी, लेकिन हम लोग ऐसा करें भी क्यों। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, यानी मैंगो आम का जो टहनी होता है उसको कौन तोड़ करके टूथ ब्रश बना करके ब्रश करे पहले, ये सब केयर ही नहीं करते थे। एंड जैसे ही मिलता था उसको खाने के लिए हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते थे। एंड वाई वाज इट नेसेसरी, और इस तरीके से दांत को साफ करना क्या जरूरत था एट ऑल। दिस द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, बताया जा रहा है कि कभी टाइगर ब्रश नहीं करता तो हम लोग क्यों करें। हॉट टी, देखिए जब गर्मा गर्म चाय मिलता था ना सुबह सुबह, तो कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, पूरी तरह से मुंह को दांत को अच्छी तरीके से एक बार गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो साफ करके रख देता था, तो हम लोग ब्रश व्रश नहीं करते थे, इसी से साफ हो जाता था। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट दिस स्वीट ब्रेड, अगर किसी की शादी विवाह हो अगर उसमें स्वीट ब्रेड ना मिले ना तो समझ लीजिए कि मैरिज गिफ्ट मीनिंगलेस है, बेकार है, कोई मतलब ही नहीं है। उस स्वीट ब्रेड का नाम है नोन एज द बॉल, याद रखिएगा, बॉल नाम से एक स्वीट ब्रेड आता है, ठीक ना। अगर वो चीज़ें शादी में न मिले तो समझ लीजिए कि बेकार है, मैरिज गिफ्ट कुछ मिला ही नहीं। जस्ट एज, और जानते हैं जैसे कि एज अ पार्टी, अगर कोई पार्टी हो या फिर फिस्ट हो, किसी प्रकार की दावत हो,
तो लॉस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, अगर ब्रेड उस पार्टी में ना मिले तो समझ लीजिए कि पार्टी ही बेकार है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉट इनफ कैन बी सेड टू हाउ टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। अब इससे और आगे क्या कहा जा सकता है कि आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमारे विलेज में बेकर लोग कितने इम्पोर्टेंट थे। The lady of the house must prepare sandwich on the occasion of her daughter's engagement। अपने बेटी के एंगेजमेंट पर जो घर की लेडी हुआ करती थी सैंडविच बनाया करती थी। ये सब बातें याद रखिएगा। सैंडविच कब बनता था? बेटी के एंगेजमेंट पे। कौन बनाते थे? लेडी ऑफ द हाउसेस, लेडी ऑफ द हाउस, ठीक। केक्स एंड बोलिनहास, ये भी दो प्रकार के मीठा हैं। केक्स एंड बोलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। क्रिसमस के और या फिर अन्य तमाम प्रकार के त्योहारों पर ये दो केक्स और बोलिनहास काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ करता था। यानी इस त्योहार पर तो ये केक बनता ही बनता था, बोलिनहास बनता ही बनता था। दस इस प्रकार से द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन विलेज, इस प्रकार से कह सकते हैं कि गांव में बेकर लोगों का भट्ठी होना इज एब्सोल्युटली इसेंशियल, बेशक एब्सोल्युटली इसेंशियल, काफ़ी आवश्यक है। यानी इनके बगैर तो सारा के सारा मज़ा ही खराब हो जाएगा। द बेकर कह लीजिए और ब्रेड सेलर कह लीजिए, आप दोज डेज उस जमाने के हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस, एक अजीब इनका ड्रेस होता था। यानी उनका ड्रेस कुछ चेंज होता था। उनके ड्रेस का नाम था नोन एज कबाई, उनके ड्रेस का नाम था कबाई। इट वाज, कबाई कैसा हुआ करता था? इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, सिंगल पीस होता था लंबा सा फ्रॉक की तरह। रिचिंग डाउन दी नी, घुटने के नीचे तक होता था, इतना लंबा होता था कि घुटने के नीचे तक। इन आवर चाइल्डहुड, और हमारे बचपन में इस तरीके से नहीं होता था। बचपन में वीसा, हम लोगों ने देखा कि बेकर वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स, हमारे बचपन में तो ये लोग क्या पहनते थे? शर्ट और ट्राउजर्स पहनते थे। विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, ये फुल लेंथ यानी जो फुल लेंथ का पैंट्स होता है उससे छोटा होता था। वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और हाफ पैंट से थोड़ा लॉन्ग होता था। कह सकते न तो फुल था न तो हाफ था। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, एनीवन, आज भी अगर कोई इंसान हु वियर्स अ हाफ पैंट, कोई इंसान अगर हाफ पैंट पहन ले विच रीच जस्ट बिलो द नीज, और उसका हाफ पैंट इतना बड़ा हो कि घुटने के नीचे तक पहुंच जाए, तो इनवाइट द कमेंट, तो लोग उस पर कमेंट करते हैं कि दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, कि देखो ऐसे ड्रेस पहन लिया है, इस तरीके से पैंट पहना जैसे मानो कि पेडर हो। The baker usually collected his bills at the end of the month। वो लोग अपना बिल यानी जो भी प्रतिदिन दिया करते थे तो उसका बिल महीने के लास्ट में कलेक्ट करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्ड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और पूरा हिसाब किताब घर के दीवार पर ही कहीं लिख देते थे पेंसिल से। आज के लोग तो मिटा देंगे, मिटा करके बेईमानी कर लेंगे, लेकिन उस समय इतने ईमानदार लोग थे कि उन्हीं के दीवार पर ही जो भी हिसाब होता था प्रतिदिन का उसी दीवार पर ही लिख देते थे, और महीने में पूरा हिसाब हो जाया करता था। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन दी ओल्ड डेज, उस जमाने में तो सच में बेकिंग जो था काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, फायदे का धंधा था। द बेकर एंड, अच्छा ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए बताया जा रहा है कि द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, स्टार्व बोले तो भूखे रहना, चाहे बेकर हो चाहे उनके फैमिली के मेंबर हो, कभी भी भूखे नहीं रहते थे। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स, यहाँ तक कि ये लोग अपने घर में सर्वेंट्स भी रखते थे। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि जिनके घर में नौकर भी रहते हों, हाँ, तो वो लोग अमीर तो होंगे ही। तो उनका धंधा भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, हमेशा ये लोग हैप्पी, प्रसन्न दिखाई देते थे, पैसे की कमी नहीं था। एंड प्रॉस्पेरस, हमेशा समृद्ध दिखाई देते थे। दियर प्लम्ब फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी, उनका जो शरीर का संरचना था, कह सकते हैं मोटे ताजे इतने थे, तो इसका सबूत है, टेस्टिमनी है। ठीक, इवन यहाँ तक कि टुडे, आज भी, एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक, आज भी कोई इंसान जिसका शरीर जैक फ्रूट की तरह हो, कटहल की तरह फिजिकल अपीयरेंस हो, इज इजली कंपेयर टू अ बेकर, तो उसका तुलना किससे किया जाता है? बेकर से, कि देखो ये इसका बॉडी कैसे है, बेकर की तरह है। तो ये पहली स्टोरी यहीं से समाप्त होती है। अब इस लेसन का सेकंड पार्ट, कुर्ग। ये कुर्ग भारत का ही एक इंडिया में स्थान है। यहाँ पे बताया गया है कुर्ग के विषय में कि कुर्ग इज कॉफी कंट्री, ये कॉफी कंट्री है, मतलब कॉफी उगाने वाला क्षेत्र है। फेमस फॉर, और ये किस लिए फेमस है? फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, यहाँ पर रेन फॉरेस्ट मतलब हमेशा हरे भरे जंगल, और ये मसालों के लिए फेमस है, स्पाइसेस के लिए फेमस है। तो अब ये कुर्ग है कहाँ पर, स्टोरी को आगे पढ़ते हैं तो सब समझ में आ जाएगा। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, दो स्थानों के बीच में ये कुर्ग स्थान है। देखिए कहाँ पर, मिडवे यानी बीच में, किसके किसके बीच में? एक तो मैसूर के बीच में और एक है मैंगलोर। ठीक, ये कोस्टल टाउन है, कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, यानी मैंगलोर के तटीय क्षेत्र के बीच में। ठीक, ये कुर्ग है। सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, इसको कहा जा रहा है कि ये बसा हुआ स्थान है, इसको पीस ऑफ हेवन बोला गया है, यानी स्वर्ग का टुकड़ा। अब स्वर्ग का टुकड़ा इसलिए बोला गया क्योंकि काफ़ी खूबसूरत स्थान है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, निश्चित रूप से शायद यह स्थान किंगडम ऑफ गॉड यानी कि ईश्वर लोक से, यह ड्रिफ्टेड यानी हवा में लहराते हुए आया है यहाँ पर। तो पहले ही सेंटेंस में इतना कुर्ग की विशेषता बताया गया कि ये ऐसा लगता है मानो कि क्या है, पीस ऑफ हेवन है, स्वर्ग का टुकड़ा इसको बोला गया है। और बताया गया है कि किंगडम ऑफ गॉड से शायद हवा में उड़ते हुए लहराते हुए आया है। तो काफ़ी सुंदर स्थान है यह। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ये रोलिंग हिल्स की धरती है, मतलब घुमावदार पहाड़ियों, इस प्रकार के पिक्चर में देख सकते हैं, इसे रोलिंग हिल बोलते हैं। तो इस प्रकार की ये धरती है। इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, मार्शल मैन बोले तो लड़ाकू लोग, ठीक ना, उनकी ये धरती है, कह सकते हैं कि इस प्रकार के मार्शल मैन वहाँ पर ज़्यादा रहा करते हैं, ठीक ना। तो रेस ऑफ मार्शल मैन, और यहाँ की क्या विशेषता है कि ब्यूटीफुल वुमेन, यहाँ पर ब्यूटीफुल वुमेन है, एंड वाइल्ड क्रीचर्स, और जंगली जानवर, जंगली तमाम प्रकार के क्रीचर हैं, प्राणी हैं। कुर्ग, आप इसको कुर्ग के नाम से जान सकते हैं, और कोडागू, दो नामों से जाना जाता है, कुर्ग और कोडागू का ही बात सेम है। ये क्या है कि द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटक का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, हमेशा सदा हरा भरा रहने वाला, ठीक, सदाबहार जंगल कह सकते हैं, वर्षा वाले जंगल है यहाँ पर। स्पाइसेस, मसाले हैं, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, ठीक, कॉफ़ी का भी वहाँ पर खेती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, हमेशा जो हरा भरा जंगल है। कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी इस डिस्ट्रिक्ट का 30% पूरा के पूरा हरे भरे जंगलों से ढका हुआ है। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान, इट पोर्स इनफ, कुछ ज़्यादा ही बारिश होता है, इतना बारिश होता है, टू कीप मैनी विजिटर अवे,
मतलब कि जो विजिटर होते हैं यहाँ घूमने टहलने आते हैं वो दूर ही रहते हैं, यहाँ नहीं आते हैं। दिस सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सितंबर, जो जॉय यानी यहाँ घूमने टहलने या जॉय करने का, एंजॉय करने का जो वक्त होता है, समय होता है, वो सितंबर से स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और मार्च तक चलता रहता है। इसके बाद बारिश होने लगता है, तो इसलिए वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। वेदर इज परफेक्ट, यहाँ का वेदर तो एकदम परफेक्ट होता है। विद सम शॉवर्स, बौछार, हल्का फुल्का बारिश होता रहता है, और इसके साथ साथ थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, कभी कभी काफ़ी भारी मात्रा में भी वहाँ बारिश होता है। द एयर ब्रीज ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, वहाँ की जो हवा होता है ना, उसमें काफ़ी की ताजगी भरी रहती है। मतलब हवा इस तरीके से लगता है कि उसमें काफ़ी की सुगंध आता है कि अगर वहाँ का हवा भी लग जाए तो आपको काफ़ी ताजगी महसूस होगा। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज, कॉफ़ी स्टेट तो ये है, काफ़ी वाला क्षेत्र है ये है, वहाँ पे कॉफ़ी उगाया जाता है। कॉलोनियल बंगलो स्टैंड टग्ड अंडर द ट्री कैनोपी, पेड़ के छाया में, कैनोपी बोले तो छाया, पेड़ के छाया में लोग अपने घर बनाए हुए हैं। इन प्राइम कॉर्नर्स यानी मेन मेन स्थानों पर, जहाँ अच्छे जहाँ मेन स्थान हो रहने लायक। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग, ये जो कुर्ग के लोग हैं इनको इंडिपेंड पीपल बोला गया है, ठीक ना, यानी पूरी तरह से स्वतंत्र लोग हैं ये लोग। आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट, बताया जा रहा है कि शायद ये ग्रीक के या अरबिक के डिसेंट हैं, वंशज हैं। इसके पीछे एज वन स्टोरी गोज, इसके पीछे कहानी भी है। अ पार्ट, कहानी यह है कि अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, अलेक्जेंडर बोले तो सिकंदर की आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, ठीक, समुद्र मार्ग से साउथ की तरफ आए थे। एंड सेटल्ड हियर, और आकर के यहीं पे सेटल हो गए। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब यहाँ से जाना उन लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा, मतलब कि नहीं जा सके, नहीं जा पाए तो यहीं पर बस गए। दीज पीपल मैरिड अमोंगस्ट दी लोकल्स, और जो लोग वहाँ से आए हुए थे यहाँ के लोकल में शादी कर लिए। एंड दियर कल्चर इज अपारेंट इन द मेन मार्शियल ट्रेडिशन, मार्शल ट्रेडिशन, और उनका जो कल्चर है मार्शल ट्रेडिशन का है। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स which are distinct from the हिंदू मेन स्ट्रीम, इनका जो शादी करने का परंपरा होता है, किसी प्रकार का धार्मिक रिलीजन जो होता है, वो सब हिंदू की मेन स्ट्रीम से, यानी हिंदुओं से, जो इंडिया में हिंदू हैं, इनकी परंपराओं से काफ़ी भिन्न रहता है। तो हिंदू परंपराओं से इनका जो ये सिस्टम होता है, जो रिलीजियस राइट्स होता है, ये सब बिल्कुल हिंदू मेन स्ट्रीम से डिफरेंट होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये ग्रीक के हो सकते हैं, एकदम 100% नहीं, पॉसिबली कहा जा रहा है कि ग्रीक के हो सकते हैं। लेकिन द थियरी ऑफ अरब, और ऐसा भी कहा जा सकता है कि अरब ऑरिजिन ड्रा, इसके पीछे एक और थियरी है कि आप इनको अरब के भी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके पीछे भी कुछ मिलता जुलता कहानी है। सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, क्योंकि इनका एक लॉन्ग ब्लैक कोट होता है, ठीक, और वैसे ही अरब के लोग भी पहनते हैं, तो सेम टू सेम उसी से मिलता जुलता होता है। अच्छा, इनका जो लॉन्ग ब्लैक कोट होता है और अरब के लोग सेम टू सेम वैसे ही होता है। विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, कमर में एक कढ़ाई किया हुआ वेस्ट बेल्ट होता है, तो उनके वो लोग भी ऐसे ही पहनते हैं। वोर्न बाई कोडागुज, यहाँ कुर्ग के लोग पहनते हैं। नोन एज कूपिया, और इसका नाम क्या है, कूपिया के नाम से जाना जाता है। इट रिजेंबल्स, यह सेम वैसे ही लगता है जैसे कि कूफिया, जैसे कि कूफिया वोर्न बाई अरब्स, और ये कूफिया कौन पहनते हैं, अरब्स के लोग पहनते हैं। अरब्स एंड द कुर्स, ये वहीं के
निवासी हैं। तो इससे पता चलता है कि हो सकता है कि ये लोग अरब्स के हों। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, यानी मेहमानबाजी का ये भी बड़े इनकी अच्छी परंपरा रही है। किसी की कोई भी गेस्ट आ जाए तो स्वागत सत्कार। एंड दे आर मोर दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर। वैलर बोले तो वीर गाथा होता है। रिलेटेड टू दियर सन्स एंड फादर्स, ये लोग अपने फादर या सन के से रिलेटेड वीर गाथा, उनकी कहानी सुनाने के लिए ज़्यादा ये इच्छुक होते हैं। द कुर्गी रेजिमेंट, जो कुर्गी सेना दल है, इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। भारतीय सेना में इनका जो दल है, इनकी टीम है, काफ़ी डेकोरेटेड टीम है। डेकोरेटेड का मतलब सम्मानित, सम्मानित का मतलब बहुत अधिक मेडल पाने वाले, ऐसे कहिए। डेकोरेटेड का मतलब ये है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के जो पहले चीफ थे वो थे जनरल कैरियप्पा, नाम याद रखिएगा। वाज अ कुर्गी, ये जनरल कैरियप्पा कौन थे? कुर्गी ही थे, ये भी कुर्ग के ही निवासी थे। इवन नाउ, यहाँ तक कि आज भी कोडागू यानी कुर्ग के निवासी आर द ओनली पीपल इन इंडिया, भारत में कुर्ग के निवासी कुर्गी लोग ऐसे हैं, परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, बिना लाइसेंस के वो फायर आर्म्स रख सकते हैं, उनको परमिशन है बंदूक बंदूक रखना। द रिवर कावेरी, कावेरी नदी यहाँ पर है, ऑब्टेन्स इट्स वाटर, कावेरी नदी में जो पानी मिलता है, फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, कुर्ग के पहाड़ी और जंगलों से कावेरी नदी में पानी आता है। महाशेर, ये मछली है। लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ठीक, यहाँ के स्वच्छ पानी में ये भारी मात्रा में पाई जाती है। अबाउंड इन दीज वाटर्स, यानी ढेर सारे मात्रा में इन पानी में पाए जाते हैं, नदियों में पाए जाते हैं। किंगफिशर, मछली पकड़ने वाली एक पक्षी है। डाइव फॉर दियर कैच, मछली पकड़ने के लिए उड़ करके गोता लगाती है, झपट्टा मारती है। व्हाइल स्क्वेरल्स, गिलहरी जानते हैं, लंगूर, यहाँ पर ये लोग स्क्वेरल और लंगूर क्या करते हैं, ड्रॉप पार्टली इटन फ्रूट्स, आधा फल खा करके गिरा देते हैं, फॉर द मिसचीफ ऑफ इंजॉइंग, इंजॉय के लिए। दिस प्लस एंड द रिपल्स इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, जैसे ही फेंकते हैं तो पानी में एक उसका इफेक्ट पड़ता है, जो छपाक से गिरता है, इसका आनंद आता है, और उसके बाद लहरें उठते हैं, वो लहरें धीरे धीरे करके किनारे तक जाते हैं, तो सब उन लोगों को आनंद आता है। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथ, वहाँ पर जो एलिफेंट्स होते हैं वो भी वहाँ पे नहाने का आनंद लेते हैं। एंड स्क्रब्ड, रगड़ रगड़ के नहलाना है ना, इन दी रिवर बाय दियर माउथ्स, जो माउथ बोलते हैं जो उनको, जो हाथी को पालते हैं तो उनको। मोस्ट लेड बैक, एकदम लेड बैक, एकदम आलसी सुस्त कह सकते हैं, इंडिविजुअल, ठीक है ना, एकदम लेड बैक, एकदम आराम पसंद करने वाले लोग भी इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, वहां जाएंगे तो एकदम हाई एनर्जी वाले व्यक्ति बन जाएंगे। एडवेंचर, एकदम साहसिक कार्य, ऐसे ऐसे कार्य करेंगे कि सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि ऐसा विद रिवर राफ्टिंग, वहां पर रिवर राफ्टिंग आप करेंगे, कैनोइंग, आप सब पिक्चर में देख सकते हैं। रैपलिंग, देखो पहाड़ों से नीचे उतरना, रॉक क्लाइंबिंग, चढ़ना। एंड माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग, ठीक ना, वहाँ पर बाइक वाइक चलाना, तो इन सभी से आप हाई एनर्जी वाले बन जाएंगे। चाहे एकदम लेड बैक रहेंगे, सुस्त रहेंगे, तो भी वहाँ पे हाई एनर्जी वाले बन जाएंगे। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स, वहाँ पर तमाम वॉकिंग ट्रेल्स है, पैदल चलने वाले रास्ते हैं, ठीक ना। इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रेकर्स, जो पैदल चलते हैं या फिर ट्रेकर्स साइकिल वाइकल से जो चलते हैं, उनके लिए भी इस प्रकार के तमाम रास्ते हैं। वहाँ पर बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, आपका साथ ये लोग देंगे।
मैकॉक, मालाबार, स्क्वेरल्स, लंगूर सब वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। एंड स्लेंडर लोरीज, ये सब देखते रहिए कौन कौन है। कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, ये लोग पेड़ की छाया में आपको देखते रहेंगे एकदम नजर गड़ा करके। आई डू हाउ एवर प्रिफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, आपको मैं प्रिफर करूंगा कि अगर वाइल्ड एलिफेंट्स दिख जाए वहां पर तो 2 कदम उनसे पीछे ही रहिएगा, खतरनाक हो सकती हैं भाई, जंगली है ना। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, वहां पर एक ब्रह्मगिरी हिल है, पहाड़ी है, जब ऊपर चढ़ेंगे उसके ऊपर तो ब्रिंग यू इनटू अ पैनारोमिक व्यू, आपको पैनारोमिक व्यू दिखाई देगा। इंटायर द मिस्ट, एकदम कोहरे से धुंध लैंडस्केप कुर्ग का दिखाई देगा आप कुर्ग, ठीक ना। और अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, और वहां पर एक रोप ब्रिज है, रस्सी वाला पुल है, अगर उससे उस पार जाएंगे तो लीड्स टू दी 64 एकर्स आइलैंड, 64 एकड़ का एक आइलैंड दिखाई देगा जिसका नाम है निसर्ग धामा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, वहां पर ढेर सारे बौद्धिस्ट लोग रहते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर विलाकुप्पी, विलाकुप्पी के पास में। अगर ये सब आपको देखने को मिल जाए, ये मॉन्क्स लोग या फिर कह सकते हैं बौद्धिस्ट लोग, तो ये क्या है आपको इज अ बोनस। भाई नेचुरल चीजें तो वहां देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जाओगे निसर्ग धामा हिल पर, ठीक ना, उस आइलैंड पर, तो वहां पर अगर ये सब देखने को मिल गए तो समझ लीजिए कि बोनस हो गया, एक्स्ट्रा चीजें आपको देखने को मिल गया। दी मॉन्क्स इन रेड, रेड ओकर, ये सब ड्रेस में वो लोग इन येलो ड्रेस में आपको मिलेंगे। रोप्स आर amongst the many surprise, among the many surprise that wait to be discovered by visitors, ये लोग भी वेट करते रहते हैं कि कोई विजिटर्स आए हमें देखे, हमें मतलब कि इंडिया से लोग घूमने टहलने जाते रहते हैं, तो वो लोग भी वेट करते रहते हैं कि कोई तो आए हमारे क्षेत्र में, हाँ, हाल खबर नहीं पूछे कैसे क्या है, हाँ, वहाँ के विषय में जाने। सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, वहां पर लोग इंडिया के सोल और हार्ट को सर्च करने के लिए जाते हैं, ठीक ना। राइट हियर इन कुर्ग, यानी कुर्ग में यहाँ पर कौन सी जगह, निसर्ग धामा हिल पर, ठीक ना। तो यहीं से सेकंड स्टोरी समाप्त होती है। तो थर्ड स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है, टी फ्रॉम आसाम, ठीक। अब इस कहानी में एक प्रांजल, प्रांजल नाम का एक बच्चा है, अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम, आसाम से ही है, और दूसरा इस कहानी में जो है राजवीर है, इसी का क्लासमेट है प्रांजल का। एट अ स्कूल इन दिल्ली, ये दोनों दिल्ली में पढ़ते हैं, दिल्ली में। प्रांजल्स फादर, और इस कहानी में प्रांजल के फादर हैं, ये कौन है, इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन, ठीक, एक टी गार्डन के मैनेजर हैं इन अपर आसाम, अपर आसाम में, ठीक ना। एंड प्रांजल, जो प्रांजल है यानी कि आसाम का जो है, हैज इनवाइटेड राजवीर, ये प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टी में अपने आसाम यानी आसाम ले जाने के लिए, अपने क्षेत्र में घुमाने के लिए इनवाइट करता है। तो अब ये दोनों जब प्रांजल इनवाइट करता है राजवीर को अपने घर, तो ये दोनों आसाम की ओर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जैसे ट्रेन में बैठते हैं तो वहाँ पर एक आवाज़ आती है कि चाय गरम, गरम चाय, ऐसा कुछ आवाज़ आता है, चाय बेचने वाले इस तरीके से बोल रहे थे। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस, एक वेंडर चाय वाला इस तरीके से बोल रहा था, काफ़ी हाई पिच में, जो चाय बेचते हैं काफ़ी हाई पिच में इसी तरीके से बोल रहा था वह चाय बेचने वाला। ही केम अप टू दियर विंडो, इनके विंडो के पास आता है जहाँ ये दोनों बैठे रहते हैं। एंड आस्क, चाय साहब, आकर के पूछता है कि साहब चाय चाहिए, तो गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेट, प्रांजल ने कहा कि 2 कप चाय दे दीजिए। दे सिप्ड, वो चुस्की लिए, मतलब कि धीरे धीरे करके पीना,
ठीक ना। द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, ये भाप निकलता हुआ ये जो लिक्विड यानी चाय को पीते हैं धीरे धीरे करके। ऑलमोस्ट एवरी वन इन दियर कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट बोले तो वो डब्बा गाड़ी का, लगभग लगभग उस कंपार्टमेंट में जितने भी लोग थे सभी लोग ना वाज ड्रिंकिंग टी टू, सभी लोग चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे, क्या आप जानते हैं कि प्रतिदिन कम से कम 80 करोड़ कप चाय प्रतिदिन पूरे थ्रू आउट दी वर्ल्ड, पूरे वर्ष वर्ल्ड में पिया जाता है। ऐसा किसने कहा? राजवीर ने कहा। पीयू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, प्रांजल तो काफी आश्चर्यचकित हो गया, बोलता है कि टी टी रियली इज वेरी पॉपुलर, इतना अधिक पिया जाता है, सच में टी क्या है, वेरी पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, अब इसी के साथ ट्रेन उस स्टेशन से आगे बढ़ती है। प्रांजल क्या है करता है कि बरीड हिज नोच इन हिज डिटेक्टिव बुक्स, उसके पास एक डिटेक्टिव बुक जासूस की किताबें थी उस पर ध्यान लगाता है। राजवीर टू वाज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव डिटेक्टिव स्टोरी, राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ने का बहुत शौकीन था। बट एट द मोमेंट, लेकिन इस क्षण यानी इस समय, ही वाज किनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, लेकिन इस बार वो बुक नहीं पढ़ रहा है, बाहर की ब्यूटीफुल सीनरी देखने में उसको काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि वो नए क्षेत्र में जा रहा है ना। और जबकि ये प्रांजल है तो उसी क्षेत्र से आते जाते वो बोर हो गया, बाहर की चीज़ें नहीं देखता क्योंकि कई बार देख चुका है, और ये बाहर की चीज़ें देख रहा था। इट वॉज ग्रीन, क्या देख रहा था? ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर, सभी जगह ग्रीन ही ग्रीन दिखाई दे रहे थे। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, इससे पहले राजवीर कभी इतना ग्रीनरी यानी हरियाली नहीं देखा था। देन द सॉफ्ट ऑफ ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव अवे, अब ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा था धान की खेती के दिखाई दे रहे थे, उसके बाद जैसे कुछ कुछ आगे ट्रेन बढ़ती है तो ये धान की खेती खत्म हो जाता है और टू टी बुशेस, और उसके बाद चाय की खेती आ जाती है, चाय का बागवान दिखाई देने लगता है। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, एकदम काफी शानदार दृश्य दिखाई दे रहा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडन हिल, सामने बैकग्राउंड में एक पहाड़ी दिखाई दे रहा था जो पहाड़ी की पूरी तरह से जंगल से ढका हुआ था। अस्सी ऑफ टी बुशेस, नीचे दिखाई दे रहा था स्टेज फैला हुआ, यानी जो चाय की खेती दिखाई दे रहा था एकदम समुद्र की तरह फैला हुआ था। एज फार एज द आई कुड सी, जितनी दूर हमारी आंखें देख सकती थी उतनी दूर तक फैला हुआ दिखाई देता था। ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टडी शैडी ट्री, अब उन चाय के जो खेती हुआ था उसके बीच बीच में कुछ ऐसे बड़े बड़े पौधे लगे हुए थे, पेड़ लगे हुए थे, उनके सामने ये जो चाय के पौधे थे एकदम ड्वार्फ लग रहे थे, मतलब बौने से दिखाई दे रहे थे। और इन्हीं चाय के बीच में amidst the orderly rows of bushes बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर, और इन्हीं चाय के बीच में कुछ ऐसी आकृतियां दिखाई दे रही थी जैसे मानो कि डॉल हो, गुड़िया हो, ठीक ना। अब ये कौन लोग हैं? टी प्लकर्स है, चाय को जो तोड़ते हैं ना, बीच बीच में जगह होता है तो तोड़ते हैं, तोड़ने वाले इस तरीके से मूव कर रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो कि कोई डॉल हो, डॉल की तरह, गुड़िया की तरह दिखाई दे रहे थे। इन द डिस्टेंस, और वहीं काफी डिस्टेंस पे देखें कि एन अगली बिल्डिंग, एक भद्दी सी बिल्डिंग दिखाई देती है विद स्मोक, जिसमें से धुआं निकल रहा था, बिलोइंग आउट ऑफ टाल चिमनी, चिमनी में से धुआं निकल रहा था, मतलब ये कोई फैक्ट्री रहा होगा। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर काफी एक्साइटेड होकर के चिल्लाकर कहता है कि ओ ये तो टी गार्डन है। प्रांजल, अब प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, और जबकि प्रांजल जो है, प्रांजल का यहीं जन्म हुआ है, यहीं पर पला बढ़ा हुआ है, तो डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, वो राजवीर की तरह उतना एक्साइटेड नहीं होता है। ऑन ऑन दिस ऑन दिस टी कंट्री नाउ, ही सेड आसाम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, उसने कहा कि ये जो आसाम है विश्व का सबसे बड़ा चाय की खेती करने वाला क्षेत्र है। यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, यहाँ पर आप इतना अधिक चाय की खेती देख सकते हैं कि जितना कि वो आपके पूरे जीवन भर यादगार बनी रहेगी।
आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर से। राजवीर ने कहा कि चाय के विषय में जितना हो सकता था उतना मैं पढ़ करके आया हूँ, यानी पढ़ चुका हूँ, बहुत कुछ पढ़ा हूँ। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी, लेकिन हाँ, सच में किसी को ये नहीं पता है कि चाय की खोज किसने किया। बट देयर आर मेनी लीजेंड्स, लेकिन हाँ, इसके चाय की खोज के पीछे भी कई कहानियां हैं। व्हाट्स लीजेंड्स, ठीक ना। तो प्रांजल पूछता है कि अरे कौन सी कहानी है भाई। तो वेल देयर इज अ वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, वो बोलता है कि एक चाइना के एम्परर की कहानी है, जिससे पता चलता है कि शायद हो सकता है यहीं से चाय की खोज हुआ हो। वो ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, वो एम्परर क्या करता था, पानी को पीने से पहले उसको उबाल लिया करता था। वन डे, एक दिन हुआ क्या कि अ फ्यू लिप्स ऑफ द ट्विंग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। एक दिन क्या हुआ कि जिस बर्तन में उबाला जा रहा था पानी, और नीचे से जो जो लकड़ियां लगाई जा रही थी आग जलाने के लिए, उन्हीं में से कुछ पत्ते जा करके पानी में गिर गए और उसका फ्लेवर काफ़ी डिलीशियस हो गया, स्वाद ही बदल गया, काफ़ी अच्छा आया। तो जैसे वो एम्परर ने पिया तो उसको काफ़ी अच्छा लगा, बोला कि वाह ये तो बहुत अच्छा है। तो इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है कि दे वर द टी लीव्स, ऐसा कहा जाता है कि जो पानी में पत्ते गिरे थे ना, वो चाय के पत्ते थे। शायद यहीं से चाय की खोज हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। टेल मी दी टेल मी एनोदर टेल मी एनोदर स्कॉट प्रांजल, प्रांजल ने कहा कि चलो अच्छा दूसरी कोई कहानी बताओ, आप तो बहुत पढ़े हैं। तो वी हैव एन इंडियन लेजेंड्स, उसने कहा कि मेरे पास एक भारतीय कहानी भी है, लेजेंड्स टू। भारतीय कहानी यह है कि बोधि धर्मा नाम का एन एंशियंट बौद्धिस्ट एसेटिक थे, कोई बौद्धिस्ट संत थे, ठीक ना, साधु। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उन्होंने क्या किया था कि अपने आंख के पलक को ही काट दिया था। बिकॉज दे ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि जिस समय वो मेडिटेशन किया करता था, ध्यान लगाया करता था, उसको नींद आती थी, तो इसलिए उसने अपने आँख की पलक को ही काट दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जिस जगह अपने पलक को काट के फेंक दिया, वहीं से 10 टी प्लांट्स ग्रीव, वहीं पे 10 टू चाय के पत्ते उगे, आउट ऑफ आईलिड्स, ठीक, जहाँ पर आईलिड फेंका हुआ था। तो हुआ क्या, दी लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, वो जो 10 प्लांट्स उगे थे वहाँ, जो पौधे उगे थे ना, उनके पत्तियों को तोड़ा गया, और व्हेन पुट इट इन हॉट वाटर, और जब इसको गर्म पानी में डाला गया, एंड ड्रैंक, और उसके बाद पिया गया, तो बैनिस्ड स्लीप, नींद ही गायब हो गई। तो ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है इससे भी इस तरीके से भी चाय की खोज हो गई हो। टी वॉज फर्स्ट ड्रैंक इन चाइना, पहली बार चाइना में पिया गया था चाय। राजवीर एडेड, ठीक ना, राजवीर ये बताता है कि एज फार बैक एज 2700 BC, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले, बिफोर क्राइस्ट, BC बोले तो बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, तो 2700 ईसी BC ये चाय पिया गया था। इनफैक्ट सच में कहा जाए कि वर्ल्ड सच एज चाय, ठीक, यानी टी, चाय जो है, एंड चीनी, ये चाय चीनी जो शब्द है ना, आर फ्रॉम चाइनीज, ये चाइनीज वर्ड है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी में ये टी वहाँ से यूरोप आया, एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज, तो शुरू शुरू में ये मेडिसिन के रूप में पिया जाता था, बेवरेज के रूप में नहीं। तब तक ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियानी जंक्शन, ट्रेन कहाँ पहुँच गई, मैरियानी जंक्शन में। दी बॉयज कलेक्टेड दियर लगेज, दोनों लड़कों ने अपना सामान उठाया, एंड पुश्ड दियर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म काफ़ी भीड़ से भरा हुआ था, उस प्लेटफॉर्म पर धक्का मुक्की करते हुए दोनों उतरते हैं। प्रांजल्स फादर वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के पिताजी वहाँ पर पहुँचे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। दे सून वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखियावारी, देखियावारी की ओर सब लोग चल दिए। प्रांजल के पापा लेके चल दिए दोनों लड़कों को, प्रांजल और राजवीर को।
क्योंकि देखियाबारी में इसका इनके पिताजी का टी गार्डन है ना। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, है ना। देखियाबारी में ही इनके पिताजी का टी गार्डन है जिसे मैनेज करते हैं इनके पापा। एन आवर लेटर दी कार से जा रहे थे तो कार 1 घंटा चलाने के बाद में वेड शार्पली ऑफ द मेन रोड, यानी मेन रोड से छोड़ करके दूसरे रोड पे जाती है। दे क्रॉस कैटल ब्रिज, उसके बाद एक कैटल ब्रिज होता है, कैटल ब्रिज को क्रॉस करते हैं। एंड इंटर्ड डेकियाबारी टी स्टेट, उसके बाद डेकियाबारी टी स्टेट में प्रेस कर जाते हैं। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड, ये पथरीले रोड थे, ग्रेवल रोड बोले तो पथरीले रोड के दोनों साइड वर एकड़ अपॉन एकड़ टी बुशेस, कई एकड़ मतलब कि एकड़ अपान एकड़ कई एकड़ चाय की खेती हुई थी। ऑल नियरली प्रून्ड टू द सेम हाइट, सभी को प्रून किया हुआ था, मतलब कि काट छाट करके एक सेम हाइट में कर दिया गया था। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स, जो चाय तोड़ने वाले होते हैं ग्रुप में, विद बम्बू बास्केट ऑन दियर बैग्स, उनके बैग पर बम्बू बास्केट हुआ करता था। हाँ, वेयरिंग प्लास्टिक एप्रोन, एक प्लास्टिक एप्रोन पहने होते हैं ताकि कपड़े न खराब हों। वर प्लकिंग, वो लोग तोड़ रहे थे न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, नए नए जो पत्ते चाय के खिले हुए थे उन्हीं को तोड़ तोड़ करके अपने बास्केट में रख रहे थे। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर, एक सामने से ट्रैक्टर आ रहा था ताकि ट्रैक्टर बगल से निकल जाए, तो इसलिए अपने कार को स्लो करते हैं। पुलिंग द ट्रेलर टी लीव्स टू पास, ठीक, ताकि वो टाली में क्या लिया हुआ था, ढेर सारे टी लीव्स लिया हुआ था जो तोड़ा गया था, और उसी को गुजरने के लिए ताकि बगल से आसानी से गुजर जाए, उसके पिताजी थोड़ा अपने गाड़ी को स्लो करते हैं। दिस इज द सेकेंड फ्लश आर स्प्राउटिंग पीरियड न, इजेंट मिस्टर बरुआ, राजवीर पूछता है प्रांजल के पापा से कि मिस्टर बरुआ, ये दूसरी फ्लश में तोड़ाई हो रही है ना। तो ऐसा इसने पूछा। तो इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई येल्ड द बेस्ट टी, ठीक। और वो खुद ही बता रहा है, राजवीर कह रहा कि ये मई और जुलाई में जो इसकी तोड़ाई होती है, लास्ट सीजन होता है, तो उस समय बेस्ट टी निकलता है, उसी को बेस्ट टी माना जाता है। तो जैसे ही उनके पिताजी, प्रांजल के पिताजी देखते हैं कि अरे ये तो काफ़ी जानकारी रखता है इसके विषय में, तो उसके पिताजी कहते हैं यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, यानी यहाँ आने से पहले आप अच्छी तरीके से होमवर्क करके आए हैं, मतलब पढ़ लिख करके आए हैं चाय के विषय में। प्रांजल्स फादर सेड, ऐसा किसने कहा, प्रांजल के पापा ने कहा, इन सरप्राइज होकर के। तो यस मिस्टर बरुआ, ठीक। राजवीर कहता है हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर, उसने कहा कि जब मैं यहाँ रहूँगा, अभी कुछ दिन तक यहाँ रहूँगा, तो मुझे उम्मीद है कि जितना मैं पढ़ा उससे कहीं ज़्यादा जानकारी और मुझे प्राप्त होगी यहाँ पर। इसी के साथ यह भी स्टोरी समाप्त होती है। तो इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा किसी वीडियो में।